हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जून 22 का पेपर। और ये कौन सा कोड है? ये है आपका केमिस्ट्री 135 का। आज रात में आपकी दिवाली धमाका सीरीज़ आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। ठीक है, वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर आपका आने वाला है, कल ही अपकमिंग नवंबर है और आज अक्टूबर आपका लास्ट हो चुका है। मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोज़ आउट नहीं कर पा रही थी कुछ दिनों से, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका PYQ। ये आपका जून 22 का पेपर है। तो अभी मुझे जून 24 का पेपर मिला है, उसको भी हम नेक्स्ट में मैं सोच रही हूँ कल या परसों में मैं आपके वो भी सॉल्व करके मैं भी आपको उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री 135 का जहाँ पे आपको पढ़ना होता है सॉल्यूशन, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक के साथ साथ आपका ऑर्गेनिक भी आता है इस वाले कोड में। ठीक है, सॉल्यूशन है आपका, ये आपका फिजिकल वाला जितने भी आपके हैं ना, फिजिकल वाली केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री उसमें आते हैं आपकी। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम आपका इक्विलिब्रियम में आता है, कंडक्टेंस आपका जहाँ पे कंडक्टिविटी शो करती है। ठीक है, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में भी आप देखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। बाकी आपने वैसे भी सेकंड ईयर का कोड है तो आप सभी को पता ही होगा केमिस्ट्री का किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का होता है, आपके पास 2 घंटे होते हैं और आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं पार्ट ए से और 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं पार्ट बी से। टोटल जो है आपके 14 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी मिला करके। उसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन यानी सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपको बताना है कि प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या और लेबल डायग्राम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको बताना है स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है और लेबल डायग्राम के साथ भी आपको शो करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। तो आप कैसे लिखेंगे? चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन, लेट्स। तो ये आपका आंसर है। देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो यहाँ पे हम आंसर को भी डिस्कस करेंगे साथ में। स्टीम डिस्टिलेशन आपकी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स को नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज से अलग करने के लिए। वोलेटाइल का मतलब होता है कि आपका जो जल्दी डायरेक्टली वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं वो आपके वोलेटाइल, थोड़ा सा स्टीम दोगे तो फिर वो वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होता है, जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है और वोलेटाइल, उसको सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं। स्टीम का मतलब थोड़ा सा हीट पास करते हैं। इट इन्वॉल्व पासिंग स्टीम थ्रू अ मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप स्टीम को पास करते हो मिक्सचर से और जहाँ पे आपका इम्प्योरिटी है वो अलग होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्टीम होता है उसके अंदर वोलेटाइल कंपाउंड्स होता है एंड द मिक्सचर इज देन कंडेंस एंड कलेक्टेड। उसके बाद मिक्सचर जो होता है कंडेंस हो जाता है एंड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्टीम डिस्टिलेशन है। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप एक बार गूगल कर लेना। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, नहीं तो आपको आपकी स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है यहाँ पे कंटेनर में। ठीक है, आप स्टीम पास कर रहे होते हैं, यहाँ से पानी निकल रहा होता है। ठीक है, कंडेंस हो रहे होते हैं। इस तरीके से आपको ये स्टीम डिस्टिलेशन दिखाई देता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ऑपरेटर्स की अगर हमने बात की तो वो डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है क्या, एक स्टील पोर्ट होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करूँ, जिसके अंदर आपका जो भी मिक्सचर होता है जिसको डिस्टिल करने वाले हैं। ठीक है, स्टीम इनलेट होता है जो कि स्टीम को स्टील पोर्ट में सप्लाई करता है। उसके अलावा कंडेंसर होता है इनके पास। कंडेंसर जो होता है वो वेपर मिक्सचर को कूल करने में हेल्प करता है। उसके बाद लिक्विड में वो कंडेंस हो जाते हैं। यानी कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे वेपर से आप क्या कर रहे हो, पानी दोबारा बना लो। दैट्स प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। तो आप क्या कर रहे हो, वेपर मिक्सचर को उसके बाद कूल करोगे। जैसे ही वेपर मिक्सचर आपका कूल होगा तो फिर आपका कंडेंसेशन वाला लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो कंडेंसर का वो काम होता है। चौथी चीज़ होती है आपके रिसीवर। रिसीवर क्या करती है, जो भी डिस्टिलेट आपने किया, डिस्टिल्ड जो भी आपका आया उसको कलेक्ट करने का काम रिसीवर का होता है। स्टेप सबसे पहले क्या कर रहे हो आप, सबसे पहला जो करते हो हीटिंग का प्रोसेस कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले स्टेप होता है हीटिंग। मिक्सचर को स्टील पोर्ट में हीट करोगे आप, क्योंकि आपका मिक्सचर स्टील पोर्ट में है। फिर आप क्या करते हो, स्टीम को ऐड करोगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस करोगे स्टील पोर्ट में। अब आपने स्टीम डालना शुरू करी। जैसे ही स्टीम डालोगे तो आपका जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वेपराइज होगा अलॉन्ग विद स्टीम। स्टीम
के साथ वेपराइज होगा, फिर वेपराइजेशन वाली प्रोसेस होगी, ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड आपकी वेपराइज हो गई, फिर कंडेंसेशन होगा लास्ट में, यानी कि जो भी वेपर मिक्सचर आपका उसको कूल किया जाएगा, कंडेंसर में डाला जाएगा, उसके बाद डिस्टिलेज आपका जो है वो रिसीवर के थ्रू पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टीम डिस्टिलेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख लेना किस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब हम नेक्स्ट पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी कंपोनेंट्स। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में चलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन ए सिस्टम इन विच इथेनॉल एंड एसिडिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर। आपको बताना कितने कंपोनेंट होंगे आपके सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे इथेनॉल और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट एंड वाटर बना रहे हैं, कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो इसको जानने के लिए हमें आंसर पे जाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर पे हम चलते हैं। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। चलिए, तो आपका ये पहला था क्वेश्चन, उसके बाद हम सेकेंड पे चलते हैं। कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो 4 कंपोनेंट्स होंगे आपके सिस्टम में जहाँ पे इथाइल। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से कंपोनेंट्स इस सिस्टम में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप इथेनॉल और एसिटिक एसिड को रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट एंड वाटर बना रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है, जितनी चीज़ें आपको रिएक्शन में लगेंगे वही आपके कंपोनेंट्स हैं। तो इथेनॉल का यूज़ कर रहे थे और आप एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे थे, इथाइल एसीटेट एंड वाटर, बस यही 4 कंपोनेंट्स लगेंगे क्योंकि आप इसी का रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में है आपका कि फॉर वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम क्लैपेरॉन इक्वेशन एज इज फॉलो। ये आपका है चेंज इन P डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू डेल्टा वेपोराइजेशन हीट H एंड T डेल्टा वेपोराइजेशन V, ठीक है। ये आपका है। इसमें आपको बताना है कि इस इक्वेशन को ड्राइव करना है आपको क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के साथ, ठीक है, वेपोराइजेशन के लिए होता है। उसके बाद आपको अजम्पशंस भी इसके लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्लैपेरॉन और ये आपका क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरीके से की जाएगी ये इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। तो क्लोसियस क्लैपेरॉन की इक्वेशन जो होती है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि वेपर प्रेशर एंड सब्सटेंस, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस और इसके टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन शो करता है। यहाँ पे आप देखो क्लैपेरॉन इक्वेशन विच इज डिस्क्राइब द चेंज इन प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। आप क्या करते हो, चेंज इन प्रेशर करते हो सब्सटेंस का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। जब आप फेज ट्रांजिशन करते हो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, उसको फेज ट्रांजिशन कहते हैं। तब वहाँ पे आपके प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग क्लैपेरॉन और आपका क्लोसियस की जो है इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अजम्पशन जो क्लोसियस ने दिया। सबसे पहले हम अजम्पशन की बात करेंगे जो क्लोसियस ने दिया। वेपर फेज जो है, जो आपका वेपर होता है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। वो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेपर। जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा उसे नेग्लेजिबल मानना है, और जो वॉल्यूम होगा वेपर का उसके कंपेयर में आपका लिक्विड का जो होगा वॉल्यूम वो नेग्लेजिबल होगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज कांस्टेंट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जिसे हम बोलते हैं डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा ओवर टेम्परेचर रेंज कंसिडर, जहाँ जहाँ पे आपका टेम्परेचर रेंज को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, क्लोसियस के अजम्पशन से। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन देखते हैं। स्टार्ट विद द क्लैपेरॉन इक्वेशन। सबसे पहले हम क्लैपेरॉन की इक्वेशन देखेंगे। इन्होंने बोला कि प्रेशर चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो dP/dt हम लिखते हैं, यानी जब भी आप चेंज करते हो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आपको किसी भी चीज़ का, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f(x), तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं dy/dx, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए हम d और t लिखते हैं। जब स्मॉल चेंज चाहिए होता है तो हम उसके लिए d लिखते हैं, ठीक है, और अगर हमें लार्ज चेंज चाहिए होता है तो उसके लिए हम डेल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा dP/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ इंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H डिवाइडेड बाय T डेल्टा, यानी चेंज इन वेपराइजेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये इसके बराबर होगी। फिर क्या करोगे आप, आइडियल गैस ऑफ लॉ से, ठीक है, आपको पता है कि आइडियल गैस लो क्या कहता है, ठीक है, आइडियल गैस लो फॉर द वेपर वॉल्यूम के लिए। तो आपका देखो डेल्टा वेपराइजेशन V इज इक्वल्स टू RT/, ठीक है, RT/P। जब आप यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू NRT करोगे, ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT से कंपेयर करोगे तो आपका देखो Na जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, RT
और ये P आप इधर लेके आ जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे डेल्टा V वेपराइजेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू nRT/P होना था, है ना, P होना था। N जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर आइडियल गैस के लिए 1 हो जाएगा, 1 मोल, तो ये आपका कांस्टेंट है N। RT है आपका और डिवाइड बाय P है, और यहाँ पे जो V है वॉल्यूम जो है उसको हम डेल्टा वेपराइजेशन से चेंज करके आए, डेल्टा वेपराइजेशन V से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन को इसमें डाल करके देखेंगे, तो देखो डेल्टा P/डेल्टा T, देखो क्या था, डेल्टा P/डेल्टा dP/dt इज इक्वल्स टू चेंज इन वेपराइजेशन एंथैल्पी इनटू P डिवाइडेड बाय RT की पावर 2, इससे आप चेंज करोगे, ठीक है। क्लैपेरॉन की इक्वेशन में देखो, क्लैपेरॉन की इक्वेशन ये थी ना आपकी T, तो आपको क्या करना था, जो यहाँ पे लिखना है ना उसकी जगह आप लिख दोगे RT/P, ठीक है, RT/P, क्योंकि इसकी जगह आपने क्या लिखा है, वॉल्यूम की जगह T डेल्टा V की जगह आपने लिखा है PV, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू P डिवाइडेड बाय RT/2, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन को इसमें डालोगे तो आपका सेम आ जाएगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो dP/P, ठीक है, यानी कि आप P को विद रिस्पेक्ट टू P कर रहे हैं और आप डेल्टा VPH को विद रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं, और DT को डिवाइडेड बाय T², इससे आप कर रहे हैं इक्वेट, ठीक है। जैसे आप इक्वेट करोगे तो आपके पास जो आएगा इक्वेशन वो ही आएगा, नेचुरल लॉग P2/P1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एंथैल्पी डिवाइडेड बाय R 1/T2 माइनस T1, ठीक है। इस तरीके से आपकी इक्वेशन आएगी जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो यही आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना किस तरीके से डेरिवेशन की गई है। आप 2-3 बार लिख कर देखोगे डेरिवेशन, कि सबसे पहले क्लैपेरॉन का लिखोगे, उसके बाद आइडियल गैस से कंपेयर करोगे, फिर क्लैपेरॉन को उसके अंदर फिट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग P2/P1 माइनस डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी डिवाइड बाय R 1 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा इक्वेशन, यही आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है। इसके की पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन की इक्वेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन, वो सेपरेटिंग हीट सेंसिटिव कंपाउंड दैट डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो था वो हम क्यों यूज़ करें, ताकि वेपर प्रेशर जो हो किसी भी सब्सटेंस का डिफरेंट टेम्परेचर पे, अगर उसकी वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते थे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको एक बार लिख कर देख लेना किस तरीके से करते हैं। अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो आप अपनी स्टडी मटेरियल से एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास सेकेंड हो गया, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है स्टेट नोवेल ऑफ रूल्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको बताना है कि नोवेल ऑफ रूल क्या कहता है, ठीक है। इस रूल्स के हिसाब से होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर आपका है नोवेल ऑफ रूल किसे कहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ये इस रूल होता क्या है, द रूल स्टेट दैट, आपको अच्छे से लिखना है कि किस तरीके से रूल क्या कहता है, ठीक है। वेपर फेज ऑफ अ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जो आपका वेपर फेज होगा, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर होगा, यानी कि दोनों के दोनों लिक्विड के मिक्सचर होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा और दूसरा लिक्विड फेज वाला होगा, ठीक है। तो उसमें जो वोलेटाइल वाला कंपोनेंट है वो हमेशा उसका वेपर फेज हमेशा आपका रिच होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड फेज। तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है तो पता ही है कि उसका वेपर फेज सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। नोवेल ऑफ रूल ने यही कहा था कि आपके वोलेटाइल कंपोनेंट में जो वेपर फेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड फेज, ठीक है। तो यही बोला था इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बी में। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आपको बताना है यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। इसमें भी आपको डिफाइन करना है। उसके बाद बी पार्ट के बाद आपको करना है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कूलिंग कर्व, बताना है आपको 2 कंपोनेंट का सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम में, ठीक है। फिर आपको एक ड्रॉ करना है, ठीक है, कूलिंग कर्व। चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसके, फिर उसके बाद कूलिंग कर्व बनाएंगे।
तो चलते हैं क्वेश्चन यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा आपके कंपोनेंट, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिंगल टेम्परेचर पे वो सॉल्डिफाइज हो जाते हैं, ठीक है, लोअर देन दिस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा आपके यूटेक्टिक मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल टेम्परेचर पर सॉल्डिफाई हो जाते हैं। उसका जो टेम्परेचर होता है लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट से कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, ठीक है। इसको एक बार रीड आउट करके देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो केमिस्ट्री 133 में एक क्वेश्चन था उसके बारे में बता देती हूँ, उसमें गलत था क्योंकि वो एसाइलेशन है, तो आंसर में मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। एसाइलेशन था वो या फिर एल्काइलेशन, जो भी था उन दोनों में से एक था, लेकिन वहाँ पे वो एस्टेरिफिकेशन दे दिया था आंसर में, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक सो उसका ए पार्ट या बी पार्ट था, तो आप लोग उसको भी करेक्ट कर लेना। तो यूटेक्टिक्स मिक्सचर का मतलब यही है कि आपके दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स को लेना है आपको। जब आप उस कॉम्पोनेंट को लोगे तो एक सिंगल टेम्परेचर आपको मिलेगा, उस सिंगल टेम्परेचर पर वो सॉल्डिफाइड हो जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है, जो भी होगा आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट। कूलिंग कर्व की अगर हम बात करें तो ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। देखो, तो हम कूलिंग कर्व की बात करेंगे अगर, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले सॉरी ओके, एक मिनट, देखिए, अ प्योर सब्सटेंस इन द फ्यूज स्टेट इज अलाउड टू कूल स्लोली एंड द टेम्परेचर इज नोटेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। यहाँ पे आपके पास एक प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो फ्यूज स्टेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्लोली क्या करोगे, कूल करना होता है। जैसे आप उसको कूल करोगे तो फिर टेम्परेचर को नोट करोगे डिफरेंट टाइम में, कितने टाइम में कितना कूल हो रहा है, फिर आप ग्राफ बनाओगे टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में, उसी को कूलिंग कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे टेम्परेचर लिया आपने और यहाँ पे टाइम लिया, ठीक है। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है कि कहाँ पे फ्रीज हुआ है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, फिर आप टाइम नोट करोगे, बी से सी में जा रहे हो टाइम नोट करोगे, सी से डी में जा रहे हो कितने टेम्परेचर पर कितना आपका कूल हो रहा है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे कितना आपका कूल हो रहा है, उस टाइम को आप नोट करोगे, ठीक है। वो आपका क्या होगा, किस तरीके से यूटेक्टिक पॉइंट आएगा, ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट आएगा। ये आपका किसी प्योर सॉलिड का है। मान लो आपके पास कोई कर्व है ए और बी, क्योंकि आप यूटेक्टिक पॉइंट किसका निकालते हो, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होंगे। तो आपके पास कॉम्पोनेंट मिक्सचर है ए और बी का, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आपका आ रहा है, जिस पॉइंट पर ये लेवल इस तरीके से होगा, सेम लेवल, उसको हम यूटेक्टिक पॉइंट कहेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका जो है कंपोनेंट वहाँ पे कूल कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कूल हो गया। देखो ये पॉइंट है ना सी और डी वाला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। इनिशियली देखिए कि इनिशियली क्या था कि आपका रेट ऑफ कूलिंग जो था वो कंटिन्यूस हो रहा था। व्हेन इट रीच द पॉइंट बी सॉलिड बिगेन टू अपीयर, ठीक है, देन नाउ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो गया था। तो इस टाइम पे लिक्विड जो होती है वो आपकी जो होती है ना वो मेल्ट हो चुकी थी, सॉल्डिफाइड हो चुकी थी। फिर सॉल्डिफाइड होने के बाद आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है बी और सी का, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के दोनों जो है ना मेल्ट हो चुके हैं। आफ्टर पॉइंट सी के बाद टेम्परेचर जो था सॉलिड का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, कर्व सी डी आ गया। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, कर्व। जैसे ए और बी के अगर हम इस कर्व की बात करें यूटेक्टिक मिक्सचर की, तो ए और बी आपका क्या था, कूलिंग मिक्सचर था। उसके बाद बी पे क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन आया वोलेटाइल कंपाउंड का। बी और सी पे क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन आया लेस वोलेटाइल कंपाउंड का। सी पॉइंट पर यूटेक्टिक पॉइंट आ गया आपका, जहाँ पे दोनों कंपोनेंट साइमल्टेनियसली, जो इस तरीके से बन रहा था ना, साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, वो आपका यूटेक्टिक पॉइंट था। सी डी में क्या था, अब यूटेक्टिक पॉइंट जो है वहाँ से मिक्सचर वहाँ का सॉल्डिफाई हो चुका था। इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपका कूलिंग कर्व है, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा दो यूटेक्टिक पॉइंट का, ठीक है, मिक्सचर का। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़ना है, आई मीन करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आपको करना है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आप कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बी में लिखना है आपको कोलेराश लॉ क्या होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है। तो चलिए हम इसके दोनों पार्ट को कर लेंगे एक साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, इस वजह से थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती है, वरना आपकी शॉर्ट वीडियो भी बन सकती है, ठीक है। लाइक फिर भी आपको पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी होती क्या है आपका, कंडक्टिविटी एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी एबिलिटी जो कि किसी भी सॉल्यूशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं सॉल्यूशन के। आप मान लो आपके सॉल्यूशन में कोई भी आपके
इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उस टाइम पे आप कितना उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, तो उस टाइप की एबिलिटी को हम कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन लिख देना। इसको हम साइमन्स पर मीटर के यूनिट से नापते हैं, ठीक है, किससे मेजर करते हैं, साइमन पर मीटर, तो S/m जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है। बस इस तरीके से आप लिख देना कि कंडक्टिविटी क्या होता है। रिलेशनशिप बात करेंगे आपके कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की, तो देखो होता क्या है, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम I/A भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेल कांस्टेंट को I/A लिख सकते हैं, यानी करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन है किसमें, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच की। तो G क्या है, कंडक्टेंस है, K क्या है, कंडक्टिविटी है, I क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा I जो है वो आपका करंट नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, A आपका एरिया है, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है रिलेशन है। तो रिलेशन आप सिंपली आप इस तरीके से शो कर सकते हो कि आपका कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम I/A भी लिख सकते हैं, यानी जो आपका डिस्टेंस बिटवीन जो भी होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया। इस तरीके से आपका कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है, ठीक है। बी पार्ट में आपको करना था कि कोलराश लॉ क्या होता है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है। कोलराश लॉ आपको दिखाता है कि माइग्रेशन ऑफ आयंस किस तरीके से होते हैं, यानी आयंस किस तरीके से माइग्रेट करते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, ठीक है, किसी भी एक इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। मान लो आपके कोई भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन के टाइम में जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी एक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर की होगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जितने भी मोलर कंडक्टिविटीज ऑल भी इंडिविजुअल आयंस होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कई सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसमें जो एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बराबर होगी हर एक इंडिविजुअल आयंस के, तो उसको कोलराश लॉ कहते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें क्या होता है, इट अलाउ कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें कोलराश लॉ से क्या पता चलता है, हमें कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी करने के लिए। हम यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कोलराश लॉ। हम यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन, यानी कि आयंस जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको डिटरमाइन करने में के लिए भी हम कोलराश लॉ का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो एवरीवन, अगर किसी को सॉल्व्ड PYQs चाहिए, ठीक है, पेड है, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व PYQs की PDF भी दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये PDF पेड होगी। यहाँ पे अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के A पार्ट की। हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस चेंज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आपको बताने की जो गैस की सॉलिबिलिटी होती है किस तरीके से टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको बी पार्ट में इसके लिखना है कि ट्रांसफेरेंस नंबर क्या होता है, इसके रिलेशनशिप क्या है आयनिक मोबिलिटी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सी पार्ट में, आपको मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है लिथियम आयंस की, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस आयंस, एक मिनट, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको आयनिक मोबिलिटी निकालनी है, ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन में, यानी 5th के A पार्ट से। तो हम चलते हैं 5th के A पार्ट में। आपका एक सॉल्व करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इस वजह से। चलिए, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें कि टेम्परेचर के साथ किस तरीके से डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप जब जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तब तब आपकी सॉलिबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैक्ट है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो पार्शियल प्रेशर के बराबर और टेम्परेचर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, वो भी आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपका पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ट्रांसफेरेंस नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द ट्रांसफेरेंस नंबर ऑफ एन आयन इन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज, यानी कि ट्रांसफेरेंस नंबर ये होता है किसी भी आयन का फ्रैक्शन कितना आ रहा है, टोटल करंट जितना कैरी कर रहा है वो आपका, जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कितना टोटल करंट कैरी कर रहा है आपका कोई भी आयन, तो उसको हम ट्रांसफेरेंस नंबर कहते हैं, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसफेरेंस नंबर में क्या रिलेशन है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। ट्रांसफेरेंस नंबर इज डिनोटेड बाय T इज इक्वल्स टू आयनिक मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय U डिवाइडेड बाय
क्या होगा, सम ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ ऑल आयंस। तो सम ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ ऑल आयंस, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफरेंस नंबर और आयनिक मोबिलिटी, ठीक, यू बाय जितना भी सम होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल आयंस, ठीक है, उसकी कितनी आयनिक मोबिलिटी है, वो सारी की सारी आपकी ट्रांसफरेंस नंबर से रिलेशन है। अब आपको आयनिक मोबिलिटी निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, आयनिक मोबिलिटी, जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलर आयनिक मोबिलिटी को हम मोलर से, इसको हम मोलर कहते हैं, डिवाइडेड एफ इंटू यू, ठीक है। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जिसको हम साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल। एफ जो है वो आपका फेराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 96500, इसको आप लोग याद कर लीजिए मोल इनवर्स में, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी होती है आपकी यू, जिसका होता है एसआई यूनिट एम स्क्वायर वी माइनस सेकेंड इनवर्स, ठीक है, वी इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपका देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, किसकी, लिथियम प्लस की, ठीक है, लिथियम प्लस की दी है 3.87 इंटू कंडक्टिविटी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, आयनिक मोलर आयनिक कंडक्टिविटी 3.87 दे रखे। फेराडे आपको पता है कि 96500 होता है, आप बस रख दो, मोबिलिटी निकाल लो। आयनिक मोबिलिटी इज नथिंग बट जो मोलर कंडक्टिविटी है डिवाइडेड बाय फेराडे। मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई 3.87, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना 96500। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर वी इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका होता है, सिंपल सा होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है। इसको एक बार दोबारा करके देखिएगा आप लोग तो आपको अच्छे समझ में आएगा, या फिर आप वीडियोस को पॉज कर करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट। सो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, द सेल रिएक्शन फॉर अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, आपको सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए गैल्वेनिक सेल के लिए, जो भी आपका होता है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, उसके लिए आपको निकल दे रखा है और 2 Ag प्लस से जब आप रिएक्ट कराते हो तो आपके पास निकल +2 बन जाता है और 2 Ag यहाँ से प्लस में चलेगा, ठीक है, सॉलिड में, ये आपके एक्वस में। हाफ सेल रिएक्शन आपको लिखना है कैथोड पे कैसे बनेगा और एनोड पे कैसे बनेगा, ठीक है। फिर आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ को आपको कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, जहाँ पे निकल के लिए आपको दे रखा है -0.25 और आपको Ag जो सिल्वर है उसके लिए दे रखा है 0.80। आपको ईएमएफ निकालना है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है ये, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना और हाफ सेल रिएक्शन को लिखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे वेदर द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो आपको फिर देखना है कि स्पॉन्टेनियस है आपकी सेल की रिएक्शन या नहीं है। फिर बी में जो आपको लिखना है वो मोलैलिटी बहुत ईजी है, क्या होती है आपको उसको डिफाइन करनी है, ठीक है, मोलैरिटी, तो ये एक एक नंबर में आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आपको आंसर में ज़्यादा फिर बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो पहले ही करा दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखनी एनोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे आपको क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन में। तो आपका एनोड जो है आपको पूरी रिएक्शन दे रखी, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब आप निकल से निकल +2 बना रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब आपके चार्ज जुड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड के लिए आप सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे कि निकल सॉलिड है, निकल एक्वस बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये आपका एनोड हो गया। कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, तो आपके Ag प्लस से 2 Ag बन रहा था, ठीक है। बहुत इजी है, आपको पूरी सेल रिएक्शन दे रखी है, उसमें से हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, बस ये ध्यान रखना। 2 Ag प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 Ag बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Ag प्लस से क्या हुआ 2 Ag हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से हो गया, बस सिंपल सी। अब आपको क्या करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल लिखना है। तो अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, जहाँ पे स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे ये टुप्पू लग जाता है, ठीक है, टुपुक्कू। तो जहाँ जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये टुपुक्कू लग जाता है, गोलू, तो ये होता है स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ होता है ई डॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की आपको 0.80 दे रखा है, ठीक है, माइनस, और आपको एनोड पे दे रखा है -0.25। अब आपको पता चलेगा कि एनोड पे कौन था, निकल था, तो निकल का वहाँ पे दे रखा है, और कैथोड पे कौन था आपका ये था, ठीक है। तो कैथोड पे आपका दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दोगे, अब यहाँ पे माइनस से एक्चुअली प्लस ही हो रहा है, तो आपका आ जाएगा 1.05 वोल्ट, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, ठीक है, समझ में लग गया, बस ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो जब जब स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ आपका पॉजिटिव आएगा तब तब आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नेगेटिव आएगा तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। पॉजिटिव ई नॉट इंडिकेट द रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, बहुत ईजी है ये सेल ईएमएफ, बस आपको एक बार ही करना आना चाहिए।
आपको कैथोड और एनोड का बस पता होना चाहिए, और आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उससे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ईजी होता है ये चैप्टर भी ईजी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओ, मोलालिटी को भी डिफाइन करना था ना, मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी अभी हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन हैज़ ग्रेटर बंसन कफिशिएंट। आपको बताना है कि CO2 और O2 में से ग्रेटर बंसन कफिशिएंट किसका है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के 2 एप्लीकेशंस बतानी है, फिर आपको कंसंट्रेशन सेल को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल बताना है। इलेक्ट्रोलाइट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। चलो अब हम पहले कर लेते हैं इसको। पहले तो हम मोलालिटी देख लेते हैं, मोलालिटी था या नहीं था, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था ना, सो मोलालिटी नहीं आई है एक्चुअली गाइज। मोलालिटी आपका होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, वो आपका होता है मोलालिटी। मोलारिटी आपका होता है वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ठीक है। एक बार आप लोग देख लेना मोलालिटी, थोड़ा सा मैं भूल गई खुद ही, बल्कि बहुत ईजी है मोलालिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, CO2 हैज़ ग्रेटर बंसन कफिशिएंट होगा ऑक्सीजन से। क्यों? बंसन कफिशिएंट होता क्या है एक्चुअली? बंसन कफिशिएंट आपकी जो होती है सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए होती है, ठीक है। पानी में आपको देखना होता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो होता है ये पानी के अंदर कितनी है स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के टाइम पे। तो आपका CO2 जो होता है मोर सॉल्युबल होता है पानी में देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है आपकी सबसे ज़्यादा बंसन कफिशिएंट जो होगा वो CO2 का सबसे ज़्यादा होगा। CO2 इज मोर सॉल्युबल होता है वाटर से ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विद वाटर। वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बना लेता है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के इसके बी पार्ट में क्या लिखने थी, एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं। इज अ प्रोसेस होता है जहाँ पे आप मेटल ऑब्जेक्ट पे कोट करते हो थिन लेयर की, ठीक है, दूसरे मेटल की थिन लेयर बनाते हो आप। इससे क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे सॉल्यूशन में, ठीक है, कंटेनिंग द आयंस एंड ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप यूज़ करते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस वाटर ऐसा प्रोसेस होता है जिससे वाटर को हम डिकम्पोज कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही पास होता है। सी पार्ट में आपको करना था कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो कंसंट्रेशन सेल आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। कब जनरेट होती है? जब आपकी कंसंट्रेशन जो होता है सेम स्पीशीज़ में कंसंट्रेशन की डिफरेंस आ जाती है, ठीक है, हाफ सेल्स में आपकी डिफरेंस आती है, उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन सेल होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, तो उसका यहाँ पे आपके पास एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और 2 सेल के बीच में, ठीक है, ये आपके एक निकल का एक निकल +2, इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होती है। इस सेल में होता क्या है, बेसिकली आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर प्लेस रखते हैं सॉल्यूशन के बीच में, डिफरेंट सिल्वर आयनिक कंसंट्रेशन होता है। फिर उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर आपका जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल में जाती है और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाई जाती है। तो ये कंसंट्रेशन सेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। मोलालिटी को आप लोग देख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ठीक है, kg। और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, और आपके मोलारिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको आप मोलालिटी को देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। टाइम क्या हो गया, 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है एक्चुअली, एंड पार्ट बी पे आ गए हैं हम अब, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पार्ट बी हम नेक्स्ट में लाएं, बिकॉज काफ़ी लंबा भी हो रहा है, और मैं भी पार्ट बी मैं आपको कल ही प्रोवाइड करा दूँगी इसका, ठीक है। तो ये थी आपके लिए पार्ट ए में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं साथ के साथ, और अब हम करेंगे 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा आज रात में भी धमाका दिवाली धमाका सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है हमारी, ठीक है। उसके लिए आप लोग बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भूलना नहीं है बेल आइकन को प्रेस कर देना, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी। और अब आपकी जो आने वाली है जो भी धमाका सीरीज़ आएगी वो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग आने वाली है, ठीक है। तो उसको आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट में। एंड किसी को असाइनमेंट्स बनवाने हो तो बनवा सकते हो, क्योंकि शायद ही लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी जाए, ठीक है। आज 31 है, आई थिंक कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, 5, 6, 7 दिन या फिर 15 नवंबर तक, आई होप सो। मैं पूरा पक्का नहीं कह सकती हूँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।